हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम केईआई वायर्स एंड केबल्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जैसे आपको पता है कि एक वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड गाइस ये पिछले कुछ समय में जो है इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखोगे तो स्टॉक मल्टी-बैगर रिटर्न्स दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि 600% से ज़्यादा के जो है स्टॉक ने रिटर्न दिए पिछले 5 सालों में। हालाँकि जो निफ्टी 500 है, उसके रिटर्न 124% है। तो जो आप देख सकते हो कि निफ्टी 500 से लगभग 6 टाइम्स मोर रिटर्न जो है वो केईआई इंडस्ट्रीज ने दिया है। सो गाइस, आप देख सकते हो किस तरह से मल्टी-बैगर स्टॉक रहा है पिछले 5 सालों में। बट अब ये सवाल आता है कि क्या आपने अब इस लेवल में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन आपको पता है कि स्टॉक जो है काफ़ी अपने पिछले 5 साल के कंपैरिज़न में बहुत ऊपर मिल रहा है अब स्टॉक। तो क्या आप अपने इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? गाइस, इसका आंसर जो है वो आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा कि क्या आप अपने इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्या आपने इसमें और बाइंग करनी चाहिए या आपने इसमें प्रॉफिट बुक करके सेल करना चाहिए। गाइस, इसका जो है आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको ये समझा कि क्यों ये कंपनी जो है ये बहुत ही तगड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। एंड अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये पॉइंट जो है आपको जानने बहुत जरूरी है। सो गाइस, विद दिस लेट्स बिगिन। सो गाइस, एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कंपनी का। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि ये जो है एक लीडिंग वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग है। सो इंडिया में अगर आप देखोगे तो दो ही बड़ी वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। एक है ऑब्वियसली पॉलीकैब इंडिया एंड दूसरी है केईआई इंडस्ट्रीज। काफी लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि हैवेल्स इंडिया भी जो है वो भी एक टॉप मैन्युफैक्चरर है। गाइस, हैवेल्स इंडिया जो है वो बी टू सी सेगमेंट में जो एफएमईजी सेगमेंट है, बी टू सी सेगमेंट है, एफएमईजी सेगमेंट। एफएमईजी ये होता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। जैसे आपने एफएमसीजी सुना है, वैसे ही एफएमईजी होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। सो गाइस, एफएमईजी में क्या होता है कि जो आपके जो फैंस हो गए, लाइट बल्ब्स हो गए, ऐसी जो चीजें हैं वो बनाती है हैवेल्स। लेकिन जो वायर्स एंड केबल्स है, जो वो है वायर्स एंड केबल्स, वो बनाती है केईआई इंडस्ट्रीज। एंड गाइस, ये जो है इंडिया की सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट केईआई वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे देख सकते हो इस कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है राजस्थान और दादरा एंड नगर हवेली में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। इस कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 38,000 मिलियन रुपीस की है। इसके पास 2,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स है। सो गाइस, दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक होते हैं रिटेलर्स एंड दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल्स। इंस्टीट्यूशनल्स मतलब क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी कंपनी को, जैसे किसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जैसे टाटा स्टील है। टाटा स्टील को लेट्स से अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो उसके लिए उनको लगेंगे वायर्स एंड केबल्स। तो वो डायरेक्टली जो है वो केईआई के पास आएंगे एंड उनसे वायर्स एंड केबल्स लेंगे एंड इसीलिए उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स बोलेंगे। ऐसे 2,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स जो है वो कंपनी के पास है। सो गाइस, सिमिलरली 2,000 से ज्यादा कंपनी का डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो जो वायर्स एंड केबल्स बिजनेस है ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लेड बिजनेस है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे वायर खरीदनी है मेरे घर के काम के लिए, तो मैं जाके केईआई से या पॉलीकैब से नहीं मांगूंगा वायर्स। मैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जाके नहीं खरीदूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उनके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा। मोस्टली मैं उनके डीलर्स के पास जाऊंगा या रिटेलर्स के पास जाऊंगा, वहां से जो है मैं केईआई की या पॉलीकैब की वायर लूंगा। तो इसीलिए डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत जरूरी होता है, एक बहुत जरूरी रोल होता है इन कंपनीज में। सिमिलरली गाइस, इस कंपनी में 2,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कंपनी का, तो रेवेन्यू ग्रोथ का सीएजीआर 19% का रहा है एंड पैट ग्रोथ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 24% का सीएजीआर ग्रोथ रहा है। तो सीएजीआर ग्रोथ मतलब हर साल जो है वो 24% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। एंड जैसे हमें पता है कि जिस रफ्तार से पैट ग्रो करता है उसी रफ्तार से यूजुअली लॉन्ग टर्म में जो है वो शेयर प्राइस भी ग्रो करती है। सो गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हो कि किस तरह से पैट का जो है ग्रोथ रेट बहुत ही हेल्दी है। Anything about 20% is considered as a very very healthy growth rate. So again, it's a very big positive for the company. सो गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का जो है वो परफॉर्मेंस है आपके स्क्रीन के सामने। ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है। ब्लू लाइन से जो है उसका परफॉर्मेंस मैंने हाईलाइट किया है एंड जो ऑरेंज लाइन है गाइस वो है निफ्टी 500। निफ्टी 500 ये मेरे पोर्टफोलियो का बेंचमार्क है। तो आप जैसे देख सकते हो कि 2023 से डेटा है, तो लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस चार्ट को। डेली लेवल का डेटा है, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरी डे जो है वो मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को जो है वो आउट परफॉर्म किया है और पिछले 2.5 सालों में आउट परफॉर्मेंस इतनी बढ़ चुकी है, जैसे आप देख सकते हो कि लगभग 30% का जो है वो मेरा अल्फा जनरेट हो चुका है पिछले 2.5 सालों में। मतलब अगर आप एवरेज पकड़ोगे तो लगभग 13 से 14% का जो है वो ईयरली अल्फा जो है निफ्टी 500 के ऊपर जनरेट किया है मैंने। तो गाइज, अगर आपको भी जानना है मेरे स्टॉक्स में, मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, तो मैंने नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। फ्री में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और वहां जाके अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो, या अगर आपको मैं जानना है मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है तो वो भी वहां जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हो।
सो गाइस विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज मोर इंपोर्टेंट व्हिच इज रेवेन्यू ब्रेकअप। सो गाइस रेवेन्यू ब्रेकअप अगेन कहाँ से आता है हमें बहुत जानना जरूरी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि ये 2000 FY 2024 का है एंड ये FY 25 का 9 मंथ्स का है, मतलब ये पिछले साल का है और ये करंट ईयर का है। सो जो ऊपर वाला है वो पिछले साल का है एंड जो करंट वाला है वो नीचे वाला है। तो आप देख सकते हो कि जो ईवीएच सेगमेंट है कंपनी का वहां से 31% आया है एंड जो एलटी पावर है वहां से लगभग 40% आया है। यही जो है ये मेन इसके रेवेन्यू सोर्स है। आप देख सकते हो कि दोनों मिला के लगभग 71% जो है ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। बट गाइस इससे ज्यादा जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो कौन से टाइप के कस्टमर से आता है। मतलब जैसे मैंने कहा था पहले कि दो टाइप के कस्टमर होते हैं कंपनी के, एक होता है रिटेलर और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। अगर मैं जाके वायर्स एंड केबल्स खरीदूंगा केईआई की तो मेरे को वो लोग रिटेलर में डालेंगे एंड अगर लेट्स से टाटा स्टील खरीदती है कंपनी से वायर्स तो वो उनको इंस्टीट्यूशनल में डालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि पिछले साल जो है इंस्टीट्यूशनल 40% कंट्रीब्यूट करता था, इस साल जो है वो गिर के हो चुका है 36%, तो लगभग 4% का जो है वो डिक्लाइन आया है इंस्टीट्यूशनल में। ऑन द अदर हैंड जो रिटेलर है वो 47% था पिछले साल, इस साल बढ़ के वो 53% हो चुका है, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। इस हमेशा याद रखना जो रिटेलर होता है वो हमेशा ज्यादा अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ एज अ कस्टमर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि अगर मुझे वायर खरीदनी है तो मैं जाऊंगा रिटेलर के पास एंड उसके पास जाके जब मैं वायर खरीदूंगा तो वो पैसा सीधा जाएगा रिटेलर के पास। वो पैसा उसके बाद जो उसने वायर खरीदी होगी वो कहाँ से खरीदी होगी, उसने उसने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी होगी एंड डिस्ट्रीब्यूटर ने कहाँ से खरीदी होगी, कंपनी से खरीदी होगी जो कि केईआई हमारे केस में। तो गाइज हर किसी ने अपने पैसे दे के जो है वो वायर्स एंड केबल्स खरीदी है, या हो सकता है कि थोड़ा क्रेडिट पे खरीदी हो डिस्ट्रीब्यूटर ने, पर वो ज्यादा लंबे क्रेडिट पे नहीं होता। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल बाय करता है, इंस्टीट्यूशनल मतलब लेट्स से कोई बड़ी कंपनी बाय करती है, तो वो क्या कहती है कि आज तुम हमें आपकी वायर्स दो लेकिन हम जो पैसा है वो लेट्स से 2-3 महीने बाद देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज डेटर। जो अगर जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है तो वो आज वायर्स तो ले लेंगी लेकिन जो पैसा है, जो एक्चुअल कैश है वो जो पैसा है उस वायर्स का वो लेट्स से 2 महीने बाद देगी, या 50% अभी देगी, 50% 2 महीने बाद देगी। तो इससे क्या होता है कंपनी का जो कैश फ्लो पे जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए हमेशा याद रखना गाइस रिटेलर कस्टमर हमेशा बेटर रहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लिए कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। दोनों भी जरूरी है लेकिन रिटेलर का शेयर थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। हाउएवर गाइस एक चीज जो है वो नेगेटिव है, वो है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो 13% से गिर के 11% पे आ चुके हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज है क्योंकि गाइस हमेशा याद रखो एक्सपोर्ट जो होता है वो हाई मार्जिन बिजनेस होता है। जो मार्जिन होते हैं वो एक्सपोर्ट्स में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जो लोकल डोमेस्टिक बिजनेस है। तो इस चक्कर में जो है कंपनी के मार्जिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट हो अगर जो एक्सपोर्ट्स का है वो लगातार नीचे गिरते रहे तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। जैसे हमें पता है कि गाइस रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जैसे पिछले इसमें दिखाया था कि 19% का जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर रहा है पिछले 3 सालों का, लेकिन ये जो डेटा है वो 2013 से आपके सामने डेटा रखा है मैंने। पिछले अगर आप देखोगे तो लगभग 12 सालों का डेटा है एंड अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो हर साल जो है वो लगातार जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ता ही गया है, एक्सेप्ट इन 2014 एंड एक्सेप्ट इन 2021 जब कोविड था। इन 2 साल को छोड़ के कंपनी का रेवेन्यू हमेशा बढ़ते गया है, आप देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। एंड अगेन इसको एक पॉजिटिव न्यूज की तरह लेना चाहिए क्योंकि जितनी तेजी से रेवेन्यू ग्रो होगा, अगर कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हुए तो उससे ज्यादा तेजी से जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ होगा। एंड अगर प्रॉफिट ग्रोथ तेजी से होगा तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी उसी रफ्तार से ऊपर जाएगा। एंड गाइस इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है कि हाई रेवेन्यू ग्रोथ, हाई प्रॉफिट ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन टू मेक गुड रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगेन इट्स अनदर पॉजिटिव न्यूज। नाउ मूविंग ऑन गाइस, हमें नॉट ओनली रेवेन्यू देखना है बट वी आल्सो नीड टू लुक एट व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड व्हाट आर द इबिटा मार्जिन। सो गाइस इबिटा मार्जिन जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहते हैं उसको, जितना हाई उतना अच्छा। तो एबिटा मार्जिन जो है वो भी कंपनी का आप देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में 21% के सीएजीआर से एबिटा बढ़ा है। जैसे आप देख सकते हो कि 10.54 था वो बढ़ के 10.94 हो चुका है। तो जो एबिटा मार्जिन है वो साल दर साल बढ़ रहा है एंड इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है 19% से, बट बिकॉज आपका जो एबिटा मार्जिन है, जो मार्जिन है आपका वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। उस चक्कर में आपका जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उससे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है एंड जो आपका पैट है वो उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि 24% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। तो जबकि रेवेन्यू बस 19% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो 24% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपका मार्जिन एक्सपांशन अच्छे से हो रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। इवन तो कंपनी के एक्सपोर्ट नीचे आ रहे हैं बट मार्जिन एक्सपांशन जो है वो कंपनी ने किया है, तो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज अगेन फॉर द कंपनी। सो गाइस अब तक जो है हमें कंपनी में कोई भी नेगेटिव फैक्टर जो है वो देखने नहीं मिला है।
सिमिलरली गाइस हमें ये इंपॉर्टेंट है देखना कि कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी की। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि जो मैं हमेशा वीडियोस में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कंपनी भले ही प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, बट उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश कितनी आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अपने इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि वो प्रॉफिट का कितना कैश रकम रोकड़ा कितना अपने बैंक अकाउंट में आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि 2000 FY 2022 में बस 2000 मिलियन का जो है वो कैश आया था कंपनी के बैंक अकाउंट में, लेकिन वही 2 साल बाद अगर आप देखोगे तो 2000 से बढ़ के वो 6000 मिलियन रुपीज में पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत तगड़ा राइज है, विच इज लगभग 3x ऑफ द FY 22 लेवल्स, तो विच इज अनदर पॉजिटिव न्यूज। सिमिलरली अगर आप रिटर्न रेशियोज देखोगे, आरओसी जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है, एंड आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है, ये दोनों भी जो है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। एंड गाइस एक बेंचमार्क होता है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 15% से ज्यादा है लगातार हर साल फॉर 5-10 ईयर्स, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। एंड कंपनी का आरओसी लगभग 27% का है, तो विच इज इवन बेटर देन व्हाट आर एक्सपेक्टेशन इज ऑफ 15%। सो ये भी जो है पॉइंट टिक हो जाता है। एंड फाइनली जो कंपनी के डेट प्रोफाइल है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, वो आप देख सकते हो कि लगातार कर्जा जो है वो कम हो रहा है। इवन दो 2000 FY 22 में जो है वो कम ही था, 0.5 था, अब जो है वो जाकर हो चुका है 0.2। जो नेट डेट टू इक्विटी है वो इतना कम हो चुका है। एंड नेट डेट टू एबिटा है वो तो और भी है, वो तो और भी कम हो जाता है, वो तो प्योरली डेट फ्री कंपनी जो है वो हो चुकी है। नेट डेट टू इक्विटी में कंपनी प्योरली डेट फ्री है, एंड डेट टू एबिटा में कंपनी के ऊपर बस 0.2 का ही कर्जा है, जो कि बहुत ही कम कर्जा माना जाएगा। अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी काफी अच्छा है, वो स्टेबल है, लॉन्ग टर्म स्टेबल है, AA+, एंड A1+ है, वो है शॉर्ट टर्म का, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा वंस अगेन। एंड फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंपनी जो है वो ऊपर से तो अच्छी लगती है, बट हो सकता है अंदर कंपनी में कुछ खराब चीजें चल रही हो। उस चक्कर में अगर ऐसा है तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के एक चीज उसमें समझ जाती है कि अगर कंपनी में FII एंड DII का स्टेक ज्यादा है, मैं तो FII से ज्यादा DII को ज्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि DII जो है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके जो है वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। काफी लोग बोलेंगे कि FIIs भी करते हैं, लेकिन गाइस FIIs थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। कुछ कंपनी जो है वो शेल कंपनीज बनाकर एफ अपना ही पैसा FIIs के द्वारा रूट करके वापस इंडिया में लेके आते हैं। आपको वो कंपनीज का नाम बोलूंगा नहीं, आपको पता है मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं जो कहता हूँ कि DIS का ज्यादा डेटा मैं मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, DIS का डेटा। तो जैसे आप देख सकते हो गाइस कि प्रमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 38% है, जो कि थोड़ी सी कम है, वो 35% पे आ गई है पिछले 2 सालों में। आप देखोगे तो 38% से 35% पे आ गई, तो 3% का जो है वो डिक्लाइन आया है इन प्रमोटर होल्डिंग, विच इज अ नेगेटिव न्यूज इन माई ओपिनियन। सिमिलरली जो अगर आप देखो कि FIIs है, उन्होंने माल खरीदा है, 25 से 29% गया है, जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। एंड जो DIIs है उनके पास भी 20% का अच्छा खासा माल है। एंड पब्लिक जो है, जो आप जैसे मेरे से रिटेलर्स है, उनके पास लगभग 14-15% का ये है, तो काफी स्टेबल है। अगर प्रमोटर के पास थोड़ी ज्यादा होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50% होता, तो मैं ज्यादा मार्क्स देता इस चीज को, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट प्रमोटर के पास जितना ज्यादा होता है वो ये दिखाता है कि प्रमोटर इज कॉन्फिडेंट इन देयर बिजनेस। बट इस केस में थोड़ा सा कम है होल्डिंग, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो डेफिनेटली माना जाएगा। बट बिकॉज DIIs एंड FIIs के पास है काफी अच्छे क्वांटिटीज में स्टॉक्स है दोनों के पास, तो एक काइंड ऑफ उसको बैलेंस आउट हो रहा है। एंड कंपनी जो है वो ब्रांड रिकग्निशन में भी बहुत आगे है। जैसे आपको पता होगा, जो लोग IPL के फैंस है, RCB को कंपनी पिछले आई थिंक 10 सालों से जो है वो स्पॉन्सर कर रही है। RCB को, तो RCB नहीं जीतती, लेकिन फिर भी जो है कंपनी लगातार इस टीम को जो है वो ब्रांड रिकग्निशन दे रही है। तो कंपनी जो है वो ट्राई करती है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में अपने जो स्पोर्टिंग इवेंट्स की जर्सीज होती है उसके ऊपर अपने कंपनी का नाम या लोगो करके एडवर्टाइज करे, तो एक काफी अच्छा ब्रांड रिकग्निशन जो है वो माना जाएगा। जैसे आपको पता है पॉलीकैब ने 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उसमें भी पॉलीकैब ने जो है वो टाइटल स्पॉन्सर थे, पॉलीकैब इंडिया ऑफ दैट वर्ल्ड कप। तो इस तरह से जो है वो दोनों भी कंपनीज, पॉलीकैब भी और KEI भी, दोनों भी ट्राई करती है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में अपना जो ब्रांड है उसको एडवर्टाइज करे, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। एंड गाइस फाइनली वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि स्टॉक जो है वो 6x मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक काफी भागा भी होगा, जो कि भागा भी है। एंड तो द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्टॉक पी देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख सकते हो कि 58 का पी चल रहा है फिलहाल। एंड गाइस हम
हमें हमेशा याद रखना होगा कि जभी भी हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, उस कंपनी का सेक्टर देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखोगे तो उसका वैल्यूएशन हमेशा से ही हाई रहता है, क्योंकि वो एक डिफेंसिव सेक्टर है। तो डिफेंसिव सेक्टर का हमेशा अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड आया तो लोगों ने ऑब्वियसली वायर्स एंड केबल्स खरीदना बंद करेंगे, लेकिन लोग कभी बिस्किट्स खरीदना, आटा खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो वो डिफेंसिव सेक्टर होता है। तो कितना भी प्रॉब्लम आए देश के ऊपर या लोगों के ऊपर, वो एफएमसीजी के गुड्स लेने कभी बंद नहीं करेंगे, भले ही वो वायर्स एंड केबल्स लेने बंद कर दें। तो इसीलिए अगर 57 का पी अगर मैं देख रहा हूँ और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का इतना पी है और केईआई का इतना पी है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीयू बहुत ज्यादा है। आई वुड से वो एक सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन केईआई थोड़ी सी महंगी हो जाती है, क्योंकि केईआई कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसलिए वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी माना जाता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे पीजी रेशियो, जो प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, क्योंकि कंपनी में जितनी ज्यादा ग्रोथ होती है उतना ही ज्यादा जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस भागता है। जो हमेशा 1 से कम होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन आप देखोगे ये उससे दुगना है, 2.2 के ऊपर है, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एंड फाइनली प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो वो भी 10.6 का है, जो कि बहुत ज्यादा है, विच इज अगेन अ नेगेटिव न्यूज। तो इन माई ओपिनियन वैल्यूएशन जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इवन तो कंपनी हाई ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है। अगर आप इसको पॉलीकैप से कंपेयर करोगे तो पॉलीकैप का वैल्यूएशन इससे कम है, जो कि सेक्टर लीडर भी है एंड इससे ज्यादा तेजी से ग्रो भी कर रही है कंपनी। तो मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंपनी में उतना कंफर्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। एंड जस्ट डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। तो लेकिन इवन दो कंपनी के बाकी सारे पॉइंटर जो है वो बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा था कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, कंपनी का जो आरओसी आरओई है वो बहुत अच्छा है, कंपनी का जो ओवरऑल ब्रांड रिकॉग्निशन है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन द ओनली कंसर्निंग फैक्टर इज वैल्यूएशन। अगर आपको करंट मार्केट फॉल जो आप देख रहे हो मार्केट में, अगर इसमें आपको स्टॉक जो है वो और लेट्स से 10% या 15% के डिस्काउंट में मिले, या लेट्स से 20% के डिस्काउंट में मिले, तो उस टाइम पे जो है वो वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उस टाइम पे आप डेफिनेटली जो है वो स्टॉक में खरीदारी कर सकते हो, अगेन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछने के बाद ही। सो अगर आपको यहाँ तक अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो।